कर देता हूँ मैं ना, जो देखे देखिए स्क्रीन वॉइस क्लियर है ना। सबसे पहले हम लोग देखे दंडी ने जो विशेष विशेष परिभाषाएं दी हैं अलग अलग विद्वानों ने, उन सबकी परिभाषाओं को हमने भाषा विज्ञान के विषय में देखा। सबसे पहले काव्यादर्श में आचार्य दंडी कहते हैं इदमन्धन तमः कृत्स्नम जायेद भुवनत्रयम् यदि शब्दः वयम ज्योति असंसारम न दिक्कते। अर्थात ये जो जितना भुवनत्रय है ये अंधकार युक्त हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि शब्दः वयम ज्योति, यदि शब्दमय ज्योति इस संसार को प्रदीप्त नहीं करती तो। ठीक है, ये कौन कहता है इस बात को? कौन कहता है इस बात को बच्चों? हाँ जल्दी उत्तर दो, उत्तर देते जाओ तुरंत तुरंत। दंडी कहते हैं इस बात को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके कपिल देव द्विवेदी की दो मत हमने देखे। भाषा या यत्त विज्ञानम सर्वांगम व्याकृतात्मकम विज्ञानम दृष्टि मूलम तत् भाषा विज्ञानम उच्यते, है ना। सर्वांग व्याकृतात्मक जो दृष्टि मूल विज्ञान है उसको हम लोग भाषा विज्ञान कहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? कपिल देव द्विवेदी। कपिल देव द्विवेदी। ठीक है, अच्छा जो स्फुट वाक्करणोपात्त है, भाव व्यक्ति का साधक है ना, उसको भाषा कहा जाता है। विद्वानों ने उसको भाषा कहा है, ऐसा कौन कह रहे हैं? बोलो जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही तो बोलते क्यों नहीं हो भैया तुरंत तुरंत? कौन कहता है ये जो भाव व्यक्ति का साधक है, जिसके द्वारा स्फुटित करणों के द्वारा जो अभिव्यक्त करता है उसको भाषा कहा जाता है। विद्वानों ने उसको भाषा कहा है, ऐसा कौन कहता है? भाषा है? कौन कह रहा है? अरे भाई बोलोगे? कपिल देव द्विवेदी। सो रहे हैं क्या आप लोग? नहीं भैया। सो रहे हैं, बोलते क्यों नहीं है? तब फिर सबकी आवाज क्यों नहीं आती है मुझे? अगर नहीं बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। ठीक है, इतना फालतू समय नहीं है, आप लोगों के पास शायद होगा। चलिए, उसके बाद अलग अलग विद्वानों का मत आता है कि आत्मा में रहने वाले जो मूक या ध्वनि रहित विचार हैं, जब वो ध्वन्यात्मक होकर के ओष्ठों पर आते हैं उनको भाषा कहा जाता है। ऐसा कौन कहता है? प्लेटो कहते हैं। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह का आश्रय मतलब उसके प्रतीकों से है ना, जिनके महात्म्य से मनुष्य अपने विचारों को अन्यों तक पहुंचाता है उसको भाषा कहते हैं। और ये प्रतीक अनेक हैं, नेत्र के द्वारा, स्पर्श इत्यादि के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले हैं। ऐसा कौन कहता है? हाँ, कह रहे हैं आगे, विचाराभिव्यक्ति जिनके द्वारा होती है ऐसे सुस्पष्ट ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहा जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? गार्डिनर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं भाषा एक व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक लोग परस्पर व्यवहार करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ब्लॉक ट्री। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटन ही भाषा है। ऐसा कौन कह रहा है? भाषा उन स्पष्ट सीमित सुललित ध्वनि को कहा जाता है जिनके द्वारा अपने व्यवहारों को अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, जो हमारे विचारों को निर्धारित करती है, व्यक्त करती है। ऐसा कौन कह रहा है? व्यक्तावाची वर्णा येषां इमे व्यक्तवाचः, ये कहाँ से लिया? महाभाष्य से। ठीक है, सामान्य स्वरूप में भाषा उसको कहा जा सकता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने जो वैचारिक भाव हैं उनको अन्य को प्राप्त करा सकें। ऐसा कहाँ से, ये किसका मत है? कहाँ से मिलती है भाषा की परिभाषा? भाषा विज्ञान की भाषा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका।
मनुष्यों के चेष्टा व्यापार को ही भाषा कहा गया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जो उच्चारण है, उच्चारणोपयोगी जितने भी शरीर अवयव हैं, उनके द्वारा वर्णों की अभिव्यक्त करके शब्द के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सके। ये कौन कह सकता है? कौन कह रहा है बात? मंगलदेव शास्त्री। जितना बोलोगे उतना याद होगा पंडित जी, जो नहीं बोलेगा उसको याद नहीं होगा, ये बात याद रखना। 200% भैया आवाज रिपीट हो रही है। म्यूट कर लीजिए अपने साइड से आप लोग, जब मैं बोलना बंद करूं तब बोला करिए, उस कारण से रिपीट हो रही है। किसी का माइक खुला होगा? अभी भी रिपीट हो रही है? नहीं नहीं हाँ, जब आप लोग वो काउंटर होता है तभी रिपीट होती है वो। कह रहे जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है वही भाषा है, ऐसा कौन कह रहा है? बाबूराम सक्सेना। और मनुष्य जिनके माध्यम से, है ना, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, अपने मत का आदान प्रदान करता है ना, ऐसे व्यक्ति ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है, ऐसा कौन कहता है? श्याम सुंदर दास। बहुत सुंदर। ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद करने के लिए दी गई थी, आशा करता हूँ आप लोगों को याद होंगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगी। ये इन्हीं में से एक परिभाषा को उठा के दे देगा और पूछ लेगा। चलिए, अब बात आती है सिद्धांत की। भाषा की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत प्रचलित हैं। ठीक है, हम लोग इस पर भी शायद चर्चा किए थे, नहीं किए थे? इस पर चर्चा किए थे? इस पर नहीं किए थे भैया। इस पे नहीं किए थे। अच्छा, तो देखिए 2-3 मैं आपके ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ, आप लोग वहां से एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। वहां सारे सिद्धांत एकदम लिखे हुए हैं। ठीक है, उन फोटो से शीट को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक ठीक है पंडित जी? जी। एक मिनट बस, उनके भेज रहे हैं ना, एक मिनट रुकिए। देखिए आपके पेड वाले बैच में आ चुके होंगे। आए क्या? देखो आ गए ना? आ गए। वहीं से आपको उस पर चर्चा कर देते हैं ना, वहीं से देखा थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ थोड़े से कम लिखे हैं बट यहाँ पे कम लिखे हैं थोड़ा ना। कपिल देव द्विवेदी वाला जो लिखा है। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को ना स्क्रीन? जी क्लियर समझने में आ रहा है, पढ़ने में ना, जो फोटो दिखा रहा हूं मैं? आ रहा है। चल, सबसे पहले आता है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, अर्थात देवताओं से इस भाषा की उत्पत्ति हुई, है ना, दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत। और उसमें हम लोग आधार देते हैं आपका जो श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननादरक्काम नव पंचभारम, है ना, तो वहीं से सारी चीजें आई ऐसा करके वो रखते हैं। तो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत है। ठीक है, और सबसे प्राचीन सिद्धांत इसको कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप? यही दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है ना? ठीक है सर? जी। उसके बाद में आते हैं, कहते हैं सूसा मिल्स, एक व्यक्ति है सूसा मिल्स, है ना, इन सूसा मिल्स ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्योत्पत्ति के सिद्धांत के इनमें से कौन समर्थक है और कौन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से एक ही होगा और बाकी 3 नहीं होंगे। तो सूसा मिल्स करके एक विद्वान है, उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है सर? ठीक है बच्चा? और एक विद्वान है जर्मन के हेरडेर, क्या नाम है इनका? हेरडेर। ठीक है, इन्होंने इसका खंडन कर दिया है। तो खंडन करने वाले कौन है और समर्थन करने वाले कौन है, एक बार बोल दीजिए अपने में जल्दी से। भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, समर्थन किया और
खंडन किया। दोबारा बोलो बेटा। सोशल मिल्स ने जो है वो और हेडे इसका खंडन। हाँ, जो व्युत्पत्ति सिद्धांत का खंडन करते हैं हेरडर, ठीक है, हेरडेर, और समर्थन कौन करते हैं? सोसामिलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को, सोसामिलिस्ट जो है ये समर्थन करते हैं, ये खंडन करते हैं, ये बात एकदम बुद्धि में बिठा लीजिएगा आपने, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे संकेत का सिद्धांत, ठीक है। इसके अनेक नाम, निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद या संकेत सिद्धांत एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि किस सिद्धांत के नाम है, दो दे देगा आपको, स्वीकारवाद या निर्णय वाद, ये किस सिद्धांत के नाम है, उपनाम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संकेत सिद्धांत के नाम, ठीक है। म्यूट करके आप इसको बोलिए, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, तो आपको याद होता जाएगा साथ के साथ में, कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि में संस्कार बनेगा, उसके बाद आप इसको याद करिएगा। उसके प्रवर्तक कौन है संकेत सिद्धांत के? तो इसके प्रवर्तक हैं फ्रेंच विचारक रूसो हैं, फ्रेंच के विद्वान रहे हैं, विचारक अच्छे, रूसो। तो रूसो किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को यही याद हो, जितना बोलोगे उतना याद होगा। संकेत सिद्धांत का। तो रूसो ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? पंडित जल्दी जल्दी बोलते जाइए। संकेत सिद्धांत संकेत सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं, देखिए आगे एक इंगित सिद्धांत आएगा, है ना, म्यूट कर लिया करिए बेटा बोलने के बाद में, है ना। एक आगे इंगित सिद्धांत आएगा, समझ रहे पंडित जी? कौन सिद्धांत आएगा एक आगे? इंगित सिद्धांत। हाँ, इंगित सिद्धांत आएगा, ठीक है। राये, रिचर्ड और जॉनसन वगैरह का इंगित सिद्धांत आएगा, ठीक है। किसका होगा ये सिद्धांत इंगित वाला? इंगित सिद्धांत, हाँ, राये, रिचर्ड, है ना, और जोहानसन वगैरह से संबंधित होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में, अभी केवल बता रहा हूँ। तो इस इंगित सिद्धांत का जो आधार है ना, संकेत सिद्धांत के आधार पर ही ये इंगित सिद्धांत आपका आया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इंगित सिद्धांत का आधार कौन है, तो कौन है वो इंगित सिद्धांत का आधार? संकेत सिद्धांत। ठीक है, बात समझ आ गई? सबको क्लियर है? अब इससे कुछ मिलता जुलता ही भामा भी अपना मत रखते हैं। तो भामा का मत किस सिद्धांत से मिलता जुलता है, यानी किस सिद्धांत का समर्थन करता है भामा का मत? भामा किस सिद्धांत के समर्थक हैं, ऐसा आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो संकेत, निर्णय या स्वीकारवाद सिद्धांत के समर्थक है, ठीक है। वो अपना बताते हैं, इयंता ईदृशावरण ईदृगार्थामि धायिना व्यवहारार्थ लोकस्य प्रागित्थम समयं कृता, ऐसा करके उनका समर्थन करता है, ठीक है। तो बस इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, या तो ये श्लोक आपसे बहुत डीप जाएगा तो पूछ लेगा, ये श्लोक दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा बताइए इस श्लोक के द्वारा भामा किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, है ना, किस सिद्धांत के समर्थन उन्होंने कहा। सामान्य पूछ लेगा किस सिद्धांत के समर्थक हैं, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। किस सिद्धांत के समर्थक हैं वे? बोलिए फटाक से। संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गई बात भाई साहब? जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है रणन सिद्धांत, है ना। क्या आता है? रणन सिद्धांत, है ना। इसको रणन सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, है ना, धातु सिद्धांत, धातु सिद्धांत कहा जाता है, लिखा है ना देखो, धातु सिद्धांत, चाहे धातु सिद्धांत कह लो, ठीक है, चाहे धातु सिद्धांत कह लो, चाहे अनुकरण सिद्धांत कह लो, है ना, चाहे अनुकरणन सिद्धांत, अनुकरण नहीं है, अनुकरणन सिद्धांत है, ठीक है। अनुकरणन सिद्धांत कह लो, या अनुरणन मूलकतावाद कह लो, या अनुरणात्म अनुकरण कह लो। तो एक कॉमन शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, अनुरणन, अनुरणन, अनुरण, सुनाई दे रहा है ना सब में? है केवल एक नाम अलग है, वो धातु सिद्धांत सबसे पहला वाला। अभी कॉमन एक आप इसका मैं तरीका आपको बता दूं याद करने का। देखिए कोई भी धातु लीजिए, धातु को जब आप ऐसा करते हैं, हम लोग उधर पढ़ते हैं शिक्षा में,
कांसे की थाली या कुछ ऐसा बर्तन गिरता है तो क्या रणन करता है कि नहीं करता? अनुरणन करता है ना, वो खन से ऐसे आवाज आती है ना। तो मेटल जब गिरेगा, धातु जब गिरेगा तो क्या करेगा? वो अनुरणन करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी। तो चाहे धातु सिद्धांत पूछा जाए, चाहे रणन सिद्धांत, चाहे अनुरणन, अनुकरणन, है ना, कुछ भी पूछा जाए आपसे तो एक ही सिद्धांत के नाम है। इसको एक इंग्लिश में नाम दिया रूट थ्योरी या फिर डिंग डोंग थ्योरी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना। अब उसको भी याद करने का तरीका सामान्य सा है। आप जब किसी मेटल को नीचे गिराते हैं, जैसे गिलास गिरा, कटोरी गिरी आपसे, तो एक ही जगह पर रुक जाता है क्या? वो इधर उछलता है, उधर उछलता है, होता है ना ऐसा? जमीन पे गिरेगा तो इधर उधर इधर उधर, है ना, कितनी तेजी से आवाज आती है, जी उधर उधर भैया। नाचता है वो, होता है ना। तो डिंग डोंग करता है वो, है ना, गिरने के बाद में। तो ऐसा आपके दिमाग में रख सकते हैं इसको। क्लियर है? अब इसके प्रवर्तक कौन है? तो जब सिंपल सी बात है, देखिए मैं बार बार वही बता रहा हूँ, धातु किसकी बनती है? वो धातु का प्लेट किसका बनता है पंडित? प्लेट किसका धातु बनता का। है? धातु का। ठीक है, तो याद रहेगा ना, प्लेट मेटल का है जो कि गिरने के बाद क्या कर रहा है? डिंग डोंग कर रहा है। क्लियर है सर? जी। समझ में आ गई बात, है ना। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्लेट हैं, और यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। कह रहे हैं इसको आगे किसने इनहेंस किया, आगे कौन बढ़ा रहा है इसको, है? तो बोले एक हेज है। कौन है? हेज। कौन है पंडित जी? हेज। ठीक है, हेज नाम के एक विद्वान है, वो इसको आगे पढ़ा रहे हैं और इसको व्यवस्थापित किया, अर्थात व्यवस्थित करने का काम किसका? मैक्स मूलर का है। तो याद रखना, मैक्स मूलर बहुत फेमस विद्वान है, पूछ लिया जाता है मैक्स मूलर ने किस सिद्धांत को व्यवस्थित किया है। समझ में आ गई बात? तो किस भैया सिद्धांत को जिन्होंने उत्तर आगे दीजिए बढ़ाया है बेटा। उनका नाम, जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया है उनका नाम हेज है या हेज है? हेज 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 है। हेज हेज। ठीक है, जी। समझ में आई बात? और व्यवस्थित यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसने इसका इसका जो व्यवस्थापन किया था, किसने इसको व्यवस्थित किया है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? जल्दी से बोल दीजिए फटाफट फटाफट पंडित जी महाराज। मैक्स मूलर। व्यवस्थित मैक्स मूलर मैक्स ने। ने इसको व्यवस्थित, और सिंपल, है ना। चलिए, तो क्लियर हो गए सारा, आगे चलते हैं। देखिए, किस सिद्धांत में 400 से 500 मूल धातुओं का निर्माण हुआ? किस सिद्धांत में हुआ ये 400 से 500 मूल धातुओं का निर्माण? फटाफट से उत्तर दीजिए। रणन सिद्धांत रणन में। सिद्धांत। हाँ, रणन सिद्धांत। ठीक है, अब आपको पता पड़ रहा है ना प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है? समझ में आ रहा है ना प्रश्न किस जी। प्रकार के बन रहा है? बस याद रखना है। आगे चल रहे हैं, सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, चॉइस थ्योरी इसको बोलते हैं, और उसके बाद में इसको ओनोमोटोपिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओनोमोटोपिक थ्योरी। ठीक है, और एक बाउ वाउ थ्योरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाउ वाउ। वाव वाव। क्यों बोलते हैं बाउ वाउ, तो उसके पीछे ही बताऊंगा मैं इसको। देखिए, पीछे वाला जो है रणन, अनुरणन, है ना, ये सब नाम थे, और इसका नाम अनुकरण सिद्धांत है। क्या नाम है इसका? ध्वनि का अनुकरण। ध्वनि अनुकरण यही है, ध्वनि का अनुकरण, है ना। ध्वन्यात्मक अनुकरण, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरण, सब जगह क्या क्या आ रहा है? अनुकरण शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा। समझ में आ रही बात? अर्थात ये सिद्धांत ये बात कहता है कि हम लोग किसी चीज का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हवा सर 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 हवा चल रही है, तो हमने सीखा उससे सर सर, है ना। अग्नि पट पट करके जल रही है, तो हमने सीखा उससे पट पट, है ना, है कि नहीं? तो ये अनुकरण करके हम सीख रहे हैं, ये बात ये सिद्धांत समर्थित करता है, इस बात का समर्थक है ये सिद्धांत। ठीक है, अब इसी को जो आपके कौन है, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने इसको बाउ वाउ थ्योरी कहा है ना। जैसे कुत्ते भू 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 करते हैं ना, तो उनका अनुकरण करने लग जाते हैं लोग, तो वैसे ही इसका मजाक उड़ाया, इसका उपहास किया। किसने? कौन किया इसका उपहास? कौन किया इसका मैक्स उपहास? मूलर। ठीक है, तो इन्होंने इसका उपहास किया और इसको क्या कहा? बाउ वाउ थ्योरी या भू भू बात कहा है। क्या कहा है? बोलो भाई फटाफट से उत्तर। मतलब एकदम सेलिब्रिटी बन के बैठ जाते हैं बोलने में, मतलब मेकअप खराब होता है क्या कि ज्यादा बोलेंगे मेकअप उतर जाएगा? बोलो। क्यों जी, कि मना किया, मौन व्रत धारण किए हो? बोलो।
ज्योतिष ने मना किया या डॉक्टर ने मना किया है कि बोलना नहीं ज्यादा है? किसी ज्योतिषी ने मना किया कि बुध खराब हो जाएगा, बोलना नहीं? क्यों जी? या डॉक्टर ने मना किया कि ज्यादा बोलोगे दांत घिस जाएगा? हाँ, 50 बार बोलना पड़ता है एक चीज को बुलवाने के लिए, जैसे लगता है कि मतलब हमारा लाभ है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग यही से याद करके जाओ उस चीज को, अलग से समय ना देना पड़े उसके लिए। मैं क्या भेज दिए फोटो, मैं कह दूंगा याद करके आओ उसको, फिर करते रहना याद उसको, यही चाहते हैं क्या? बताइए, ऐसा ही किया जाए? नहीं भैया, नहीं भैया। तो बोल फिर। चलिए, इस सिद्धांत का जो मूल नाम है, मेन जो मुख्य नाम है ना, इस अनुकरण ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत जो है आपका, इसका मुख्य नाम ओनोमोटोपिक थ्योरी, जो मैंने आपको बताया वही ओनोमोटोपिक थ्योरी, ठीक। ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत या ओनोमोटोपिक थ्योरी इसको कहा जाता है ना। और प्रोफेसर एक रेनन हुए, प्रोफेसर रेनन, इस मत में उन्होंने आपत्ति की है। इसके प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले तो हिटनी, पॉल और हर्डर। ठीक है, हिटनी है और वह है ना व्हिटनी, ऐसा करके है व्हिटनी, ठीक। तो हिटनी, पॉल, हर्डर, नाम में कुछ आगे पीछे यदि होता है, हिटनी की जगह व्हिटनी मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो वो आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंस करने में हो सकता है गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ऑप्शन में तो आपके सामने रहेगा, इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों में रहेगा। हिटनी, पॉल और हर्डर, ये क्या कर रहे हैं? इसके प्रवर्तक है। तो यदि पूछा जाए आपसे कि पॉल और हर्डर किस सिद्धांत के समर्थक है, तो क्या उत्तर आएगा आपका? ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत के। ध्वन्य अनुकरण या अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत, पाव वाव थ्योरी, है ना, समझ में आ गई बात? ये सारे के सारे उसके समर्थक। चलिए आगे बात, आगे क्या है? आवेग सिद्धांत, है ना। कौन सिद्धांत है? इंटरजेक्शनल थ्योरी। आवेग यहाँ इसको सिद्धांत। बाव वाव बात था, ये पूह पूह थ्योरी है। क्या है इसका नाम? पूह पूह थ्योरी, ठीक है। बात समझ आ गई? आवेग का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। और जितना मन करके शब्द आए, चाहे मनोभावाभिव्यंजकतावाद, मनोभावाभिव्यंजक व्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, या मनोराग व्यंजक शब्द मूलकतावाद, ऐसा कोई भी नाम मिलता है मन से संबंधित, तो आप कहाँ लगाएंगे? कौन सिद्धांत है वो? आवेग सिद्धांत। आवेग कहाँ आता है? जब कोई आपका उल्टा सीधा बोलता है, आपको अब्यूज करता है, आपके आवेग कहाँ आता है? मन में आवेग आता है कि नहीं आता है कि उसको पकड़े पीट दें, हैं? कोई आपकी बात नहीं करता, कोई परेशान करता है आपसे, आपकी बात नहीं मानता, तो कहाँ आवेग आता है? मन में आता है नहीं आता है? पकड़े उठा के पटक। तो बस ऐसे याद रखिए। तो जितने भी मन से संबंधित सिद्धांत है, मनोभावाव्यंजकतावाद, मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक शब्द मूलकतावाद या पूहवाद, ये सारे के सारे किसके हैं? किस सिद्धांत से संबंधित हैं? बोलो बेटा। आवेग सिद्धांत से संबंधित है ना, ठीक है। अब उदाहरण वो शोक, विस्मय, घृणा इत्यादि देख लीजिएगा। पूह, फिस फिस, ऐसा करके, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग विस्मय वाचक शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना, वो है ऐसा करता है ना, ऐसा प्रयोग करते हैं ना, उफ, ऐसे बहुत सारे विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, इमोशनल शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। घृणा का, विस्मय, शोक के लिए बहुत सारे छोटे छोटे वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं है ना, ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। तो वो उस सिद्धांत का ये वहां से मतलब भाषा निकली है, ऐसा ही लोग मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक विकासवाद। विकासवाद के जो जन्मदाता है, विकासवाद के जो प्रवर्तक हैं, डार्विन है, ठीक है। तो विकासवाद के समर्थक कौन है? डार्विन। डार्विन है ना, डार्विन है, ठीक है। और उसका खंडन किन्होंने किया है? बेनफी, बेनफी, बेनफी है, बेनाफी, ठीक। चलिए, समझ में आ जा रहा है ना सबको? तैयार होता जा रहा है ना? जी भैया।
जी भैया। उसके बाद आएगा श्रम ध्वनि सिद्धांत। कौन सा है? श्रम ध्वनि सिद्धांत। अर्थात ये लोग ये मानते हैं कि हम लोग जब परिश्रम कर रहे हैं तो परिश्रम में हम लोग ज्यादा वजन उठाते हैं, तो अंदर से जो आवाजें आती है ऐसे करके, या कुछ बहुत दौड़ने में या कुछ करने में जैसे आवाज निकलती है ना अंदर से, करके ऐसे आवाज साउंड जो निकलता है, बोले वहां से भाषा का विकास हुआ है। ऐसा कौन मानते हैं? ये श्रम ध्वनि सिद्धांत मानते हैं। समझना ही बात? ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यो हे यो थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यो हे यो। ठीक है। इसके प्रवर्तक हैं न्यारे। कौन है? न्यारे। हाँ, हमारे अब्रज भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, न्यारे का मतलब होता है अलग होना। अलग होना मतलब जैसे 3-4 भाई थे, चारों हर एक साथ में रह रहे थे, ठीक है, 100 बीघे जमीन थी, घर था, सब कुछ एकदम बढ़िया से। उसके बाद में बड़े भाई का विवाह हुआ, है ना, छोटे भाई का विवाह हुआ, मतलब विवाह हो गया दोनों तीनों चारों का। उसके बाद माता पिता ने सबको अलग अलग हिस्सा, सबको 25-25 बीघे बांट के सबको अलग अलग कर दिया। तो उसको अलग अलग होना मतलब न्यारे होना बोलते हैं, है ना। और जब अलग अलग हो जाओगे तो पिता की संपत्ति पे खा रहे थे, अब अलग होकर के क्या करना पड़ेगा आपको? न्यारे होकर क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। तभी तो परिवार का भरण पोषण कर पाओगे भाई। अपनी पत्नी बच्चों को क्या खिलाओगे? श्रम करोगे तब ना खिलाओगे। जी भैया। ठीक है। न्यारे होकर क्या करना पड़ेगा पंडित जी? श्रम करना पड़ेगा, है ना, याद रखना। ठीक है। इसी को यो हे यो थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यो हे यो थ्योरी। यो थ्योरी। ठीक है। श्रमापहा मूलकतावाद भी इसका नाम है ना। चलिए आगे आ जाता है इंगित सिद्धांत। देखो इसी के लिए कह रहा था मैं ना, इंगित सिद्धांत। अच्छा बताइए कौन है इसका आश्रय? बता दीजिए। चलिए देखते हैं कितना। संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत का आधार। संकेत सिद्धांत इसका आधार है ना। चलिए इसी का नाम हम लोग गैस्ट्रल थ्योरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। गैस्टर थ्योरी या गैस्ट्रल थ्योरी, गैस्टर थ्योरी या गैस्ट्रल थ्योरी, कुछ भी देख लीजिएगा, मिलेगा जो उसके आधार पे। गैस्टर याद रखिए बस। इसके प्रवर्तक राय, रिचर्ड और जोहानसन, मैंने बताया था आपको। ठीक है। ठीक है सर। जी भैया। जी भैया। हाँ, एक विद्वान है अलेक्जेंडर जोहानसन, है ना, ये जो ऊपर वाले जोहानसन थे ना, वही अलेक्जेंडर जोहानसन। इन्होंने इस सिद्धांत को अनजाने अनुकरण भी कहा गया है। क्या कहा है इनको? अनजाना अनुकरण कहा है। क्या कहा है इसको? अनजाना अनुकरण। हाँ, ठीक है। संपर्क सिद्धांत आ जाता है ना। कॉन्टेक्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं, संपर्क का मतलब कॉन्टेक्ट ही होता है। इसके प्रवर्तक कौन है? रेवेज है। कौन है इसके प्रवर्तक? रेवेज। हाँ, रेबेज का टीका लगता है ना। कभी लगता है रेबेज का टीका? कब लगवाना पड़ता है? कुत्ता काटने से। कुत्ता काटता है, कुत्ते के संपर्क में। कुत्ते के संपर्क में आओगे तो क्या होगा? रेबेज का टीका लगवाना पड़ेगा ना। याद रखना भाई साहब, है ना। अब जैसे वो इंगित सिद्धांत आपका उस पर आधारित था, संकेत सिद्धांत पर, तो ऐसे ही ये जो संपर्क सिद्धांत है ये किस पर आधारित है पंडित जी? मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, है ना, मनोविज्ञान। याद रखना। संगीत सिद्धांत आता है ना, सिंग सॉन्ग थ्योरी। ठीक, जिसको प्रेम सिद्धांत भी कहा जाता है ना। ठीक है, याद रखना। भैया ये इसी को हम लोग, मनोविज्ञान सिद्धांत वही वाला ही है क्या? आवेग सिद्धांत जो था। चलिए उसके बाद आ जाता है प्रेम सिद्धांत। ठीक है, कौन है उसके बाद? प्रेम सिद्धांत आ जाता है, यानी संगीत सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंग सॉन्ग थ्योरी, इंग्लिश में इसका नाम है। अथवा इसका नाम, जैसे हम लोग वाव वाव थ्योरी पढ़े थे ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वू वू थ्योरी है। ये क्या है? वू वू थ्योरी। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा ना। तो चाहे वू वू थ्योरी पूछा जाए, चाहे प्रेम सिद्धांत पूछा जाए, चाहे संगीत सिद्धांत, चाहे सिंग सॉन्ग थ्योरी, चारों में से कोई भी नाम पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? प्रवर्तक नहीं बताया, समर्थक बताए हैं। डार्विन है, डार्विन डा है, ठीक है, याद रखिएगा। डार्विन है शब्द, है ना, डार्विन है। क्या है? स्पेंसर है, स्पेंसर। ठीक, और येस पर्स है, येस पर्सन, सॉरी, येस पर्सन। ठीक है, याद रखना। तो येस पर्सन, स्पेंसर और डार्विन किसके समर्थक हैं? ये बोलो फटाफट से बेटा।
संगीत सिद्धांत, संगीत सिद्धांत के। उसके बाद आ जाता है प्रतीक सिद्धांत। उसके बाद क्या आ जाता है बाबू? प्रतीक सिद्धांत। प्रतीक सिद्धांत यानी सिंबलिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद समन्वय सिद्धांत है। ये समन्वय सिद्धांत हेनरी स्वीट का है, ठीक है। अच्छे लोग, जो स्वीट लोग होते हैं, अच्छे लोग वो क्या करते हैं, सबसे समन्वय बना के चलते हैं। नहीं, स्वीट लोग क्या करते हैं, सबके साथ सामंजस्य बना के चलते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ये समन्वय किन किन सिद्धांत, ये पूछा जाएगा आपसे, किन किन, क्योंकि नाम इसका समन्वय है, तो उन्होंने किस किस सिद्धांत के को समन्वित रूप से स्वीकार किया है, जिसके कारण उसका नाम समन्वय सिद्धांत बना। तो कह रहे हैं अनुकरण सिद्धांत जो पीछे पढ़ा आपने, आवेग का सिद्धांत जो मनोरागा विव्यंजकतावाद वगैरह था, प्रतीक सिद्धांत आ गया आपका, है ना, ठीक है। सिंबलिक थ्योरी जो थी आपकी, है ना, ये वाली ऊपर वाली, उपचार सिद्धांत आ जाता है, ठीक है। इन चारों सिद्धांतों को मिला करके उन्होंने इस समन्वय सिद्धांत का निर्माण किया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि अनुकरण और आवेग सिद्धांत जो है किस सिद्धांत के पूरक हैं, अथवा किस सिद्धांत के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऊपर वाले सिद्धांत दोनों बहुत फेमस, समझे पंडित जी। चलिए, उसके बाद आ जाता है प्रतिभास के सिद्धांत। क्या आता है? प्रतिभा सिद्धांत। ये किसका दिया गया है? ये किसके द्वारा दिया गया? आचार्य भर्तृहरि के द्वारा, ठीक है। क्लियर रहेगा? जी भैया। कह रहे हैं यन्निशः प्रतिभात्ममार्य भेद रूप प्रतीयते करके उनका भर्तृहरि की वहां से ली गई है कारिका। तो याद रखो बस, आपके प्रतिभा सिद्धांत किसका है? भर्तृहरि का। ध्यान रखना, पूछा गया है प्रश्न। तो यही थे आपके। अभी आपको सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पता पड़ेगा जब देखा जाएगा तब, ठीक है पंडित जी, ठीक है महाराज। जी भैया। लिखे इसमें भी पर्याप्त है, बट कुछ एक दो तो कमी थे उससे, ना। अब वर्गीकरण की बात आ जाती है हमारे यहाँ, भाषाओं का वर्गीकरण, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, अब भाषाओं के वर्गीकरण की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहे हैं विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? प्रायः अनुमान का विषय, अब सब लोग जानते हैं, अनुमान ही लगाया जा सकता है ना। कुछ लोग इसकी गणना करके 1796 इसको बताते हैं। इन संख्या को अनुमानित रूप से 3000 तक माना जाता है कि 3000 तक भाषाएं हमारे यहाँ बोली जा सकती है, ठीक है सर, है ना, ठीक है भैया। तो सामान्य ये आप सब, ये हम लोग मान लेते हैं। इसमें विश्व की सभी भाषाओं और बोलियों का संग्रह है। विश्व की सभी भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कितने भागों में किया गया है? जितनी भाषाएं विश्व की, उनका वर्गीकरण दो भागों में, है ना। कितने भागों में है? दो भागों में, दो प्रकार से। एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण है और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण है, ठीक है पंडित जी। कौन सा है? आकृति मूलक और पारिवारिक। पारिवारिक वर्गीकरण। अभी जो मैंने मतलब एकदम ज्यादा वो नहीं लिखा है, उसमें केवल जो निष्कर्ष है ना, वो चीज यहाँ दी गई है। कह रहे आकृति मूलक वर्गीकरण शब्द प्रधान और रचना तत्व पर आधारित है। जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, किस पर आधारित है आपके? उसकी आकृति कैसी है? आकृति का मतलब स्वरूप ना, उसका स्वरूप कैसा है आपकी लैंग्वेज का, तो के आधार पर उसका वर्गीकरण, कि जो एक जैसे, जिसमें पद रचना एक जैसी है, अर्थात जिनके वाक्य एक जैसे हैं, जिनके स्वरूप एक जैसे हैं, है ना, समझे, उन सबको एक कैटेगरी में रख लिया गया। तो कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं ना। यदि दो चीजों में, यदि हमारे पास 100 बच्चों को दिया जाए, 100 बच्चों का विभाजन कर दीजिए दो ग्रुप में, तो हम किस आधार पे करेंगे? तो उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पे करेंगे, उनकी आकृति के आधार पे करेंगे, क्या आकृति है उनकी आकृति के आधार पे करेंगे, नहीं, ठीक है। तो इस आकृति मूलक वर्गीकरण को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? इसको रूपात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। रूपात्मक वर्गीकरण कह देते हैं, रचनात्मक वर्गीकरण कह देते हैं, ठीक है सर। या पदात्मक वर्गीकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? पदात्मक वर्गीकरण, है ना, या वाक्यात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है, ठीक है सर। ये सब इसी के ही नाम है, समझ में आ गई बात, है ना।
क्लियर है भाई, good. है ना? चलिए अभी क्या कहाँ गया कहाँ तक, हाँ ये हो गया। कह रहे हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण शब्द प्रधान और रचना तत्व पर आधारित। आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द प्रधान, रचना तत्व आदि मुख्य होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है सारे के सारे। अब याद रखिए बात, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस वर्गीकरण में, किस समूह में, है ना, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द प्रधान, रचना तत्व पर बल दिया जाता है। समझे? उनकी रचना इत्यादि पर बल किस में दिया जाता है? तो आकृति मूलक में। सिंपल सी बात है। ठीक है, जी समझ में आ गई बात? जी ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इस आकृति मूलक वर्गीकरण में जो एक श्लेगल है आचार्य, एक विद्वान है श्लेगल। कौन? श्लेगल। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये श्लेगल, इसमें इनकी बहुत अच्छी भूमिका आकृति मूलक वर्गीकरण में, आकृति मूलक वर्गीकरण में इनकी योग जो भूमिका है वो एकदम अच्छे लेवल की रही है ना? ठीक है, इन्होंने ही जो आकृति मूलक आपकी भाषाएं हैं उनको दो भागों में रखा है, डिवाइड किया है। कौन से दो भाग हैं? योगात्मक और अयोगात्मक, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो विभाजन किया योगात्मक अयोगात्मक, ये किसने किया है? प्रोफेसर श्लेगल ने। श्लेगल ने। बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण जो है वो आपका अर्थ प्रधान है, रचना तत्व एवं अर्थ तत्व पर आधारित है। सिंपल सी बात है ना? शब्द पर आधारित जो है वो आपका आकृति मूलक और अर्थ पर आधारित पारिवारिक वर्गीकरण है। जब उनके अर्थ देखे जाते हैं तो वो पारिवारिक वर्गीकरण में आ जाता है। प्रोफेसर श्लेगल ने भाषाओं को दो वर्गों में बांटा था, मैंने बता दिया आपको। आकृति, वो जो योगात्मक अयोगात्मक है वो उन्हीं के द्वारा है। प्रोफेसर बोप है एक, बोप ने 3 वर्ग किए थे इसके। ग्रिम लायर ने भी 3 वर्गों को प्रकारांतर से स्वीकार किया था। पॉट ने 4 वर्ग बनाए थे इसके। ठीक है, ये महत्व नहीं रखता है सब, श्लेगल वाला याद रखना। वास्तविक रूप से भाषाओं के 2 वर्ग हैं, अयोगात्मक और योगात्मक, जो कि किसने किया था? ये आपके श्लेगल ने किया था, याद रखना। समझ में आ गई बात, है ना? अब ये जो आपके 2 भागों में बांटा इसको, योगात्मक और अयोगात्मक में, ये जो योगात्मक है 3 प्रकार की हो जाती है। कौन सी 3 प्रकार की हो जाती है? तो वही बात बता रहे, योगात्मक के 3 भेद होने से जो है एक अयोगात्मक और 3 प्रकार का योगात्मक। तो 3 + 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा ना? तो ये 4 प्रकार का आपका हो जाता है। बात समझ में आ गई? आगे आप जब पढ़ेंगे अयोग का एक भेद आता है, समझे पंडित जी? और योग के कितने, योगात्मक के कितने भेद आते हैं? 3 भेद आ जाते हैं। कौन सी 3 आते हैं। हाँ, आप पढ़ते होंगे तो श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, ये करके 3 भेद उसके बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए श्लोक दिया है इस चीज के लिए, आप वहां से उसको दिमाग में रख सकते हैं। कह रहे हैं परिवार आकृति भिन्ना विश्व भाषा द्विधामता। परिवार और आकृति के रूप में विश्व की भाषाओं को 2 भागों में रखा गया है। ठीक है, द्विधा च आकृति मूला, इनमें जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसको हम लोग पहले देखते हैं। कह रहे हैं जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये 2 प्रकार का है। किसने किया है? बार बार बोलते जाओ, याद हो जाएगा भाई साहब। किसने किया ये? प्रोफेसर श्लेगल ने। योग अयोग प्रभेदतः, योगात्मक और अयोगात्मक के भेद से। अयोगो भेद एक अस्तु, अयोगात्मक का एकमात्र भेद है। त्रिधा योगात्मको मता, योगात्मक 3 प्रकार का है। कौन से? श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, प्रकृति प्रत्यात्मक। ये वर्गीकरण जो है प्रकृति प्रत्यय के आधार पर, कौन सा वर्गीकरण है? प्रकृति प्रत्यात्मक वर्गीकरण, यदि पूछा जाए तो बोलो। अयोगात्मक, बहुत सुंदर। तो याद ये आपको सबको रहना चाहिए। ठीक है, अयोगात्मक है योगात्मक है? प्रकृति प्रत्यात्मक योगात्मक है सर। योगात्मक होगा। हाँ, मैं उसमें पूछ रहा हूँ परिवार और आकृति में। भाई परिवार आकृति में बताओ मुझे, परिवार और आकृति में कौन सा है? परिवार है या आकृति है? कौन सा वाला है? कौन सा वर्गीकरण है? बताओ फटाफट से।
आकृति वाला होगा सर। आकृति वाला है, बहुत सुंदर। ऊपर पढ़ के नहीं आए हो? यहाँ नहीं बताया ऊपर है? रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक, वाक्यात्मक नहीं पढ़े हो ऊपर? नहीं पढ़ा है? आकृति मूलक वर्गीकरण प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग शब्द प्रधान रचना तत्व पर आधारित होता है। भूल गए इतनी जल्दी? क्यों जी? चलिए, वही कह रहे हैं। सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण को दो भागों में किया जाता है, अयोगात्मक और योगात्मक। पता ही आप लोगों को। अयोगात्मक क्या है? कह रहे हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है ना। इनमें प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है, उसमें प्रकृति प्रत्यय का कोई मतलब ही नहीं होता, प्रकृति प्रत्यय होते ही नहीं उसमें। ठीक है, योगात्मक में। अयोगात्मक वर्ग की भाषा कौन सी बोले? इस वर्ग की जो प्रतिनिधि भाषा है वो चीनी है। इसके अतिरिक्त इसमें स्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडामी, ये सारी भाषाएं अयोगात्मक है। बात समझना कि मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं किस प्रकार से इससे प्रश्न बनेगा। समझाने की जरूरत है क्या? किस प्रकार का प्रश्न यहाँ बनेगा? बोलो बोलो भैया, बोलते जाया करो यार, बताने की जरूरत नहीं ना है। पूछ लेगा श्यामी, तिब्बती, बर्मी इत्यादि ये जो भाषाएं हैं ये अयोगात्मक हैं, योगात्मक हैं, कैसी हैं? समझे पंडित जी? श्लिष्ट योगात्मक है, अश्लिष्ट योगात्मक है, प्रश्लिष्ट योगात्मक है या योगात्मक है। 4 ऑप्शन आपको यही रख देगा। समझ गए? तो उत्तर दे पाइएगा? भाषा है सभी लोग जी। चलिए तब ठीक है। चलिए आगे चलें। तब योगात्मक की बात आ जाती है। कह रहे जिनमें प्रकृति प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग रहता है उनको हम लोग योगात्मक भाषाएं कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय, अर्थ तत्व, संबंध तत्व का संयोग जिनमें रहेगा उनको योगात्मक कहा जाता है। वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 वर्गों में उनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन 3 वर्ग हैं? वो कौन कौन है 3 वर्ग? अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में क्या है? बोले प्रत्यय प्रधान होती है ये भाषाएं। ठीक है। श्लिष्ट कैसी होती हैं? बोले विभक्ति प्रधान होती हैं। कैसी होती है पंडित जी? विभक्ति प्रधान। प्रश्लिष्ट कैसी होती है? बोले समास प्रधान। उनमें किनकी प्रधानता होती है? समास होती है। समास। ठीक है। है ना। अश्लिष्ट कैसी होंगी? एक बार बोल दो फटाफट से जल्दी, कोई एक व्यक्ति रिपीट करो। अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान होगी, श्लिष्ट विभक्ति प्रधान होगी और प्रश्लिष्ट समास प्रधान होगी। बहुत तो बात समझ में आ गई सबको? कोई इसमें प्रश्न, कोई डाउट किसी का? नहीं भैया। नहीं। देखिए, अश्लिष्ट योगात्मक सबसे पहले आ जाती है आपकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय प्रधान कहते हैं। कैसी कहते हैं जिसको हम लोग? प्रत्यय प्रधान। ठीक है। अभी कुछ प्रश्न भी कराएंगे आपसे, इसके बाद ये पूरा कर लीजिए, फिर एक टेस्ट कराएंगे। ठीक है ना सर? चलेगा ना? जी भैया। कह रहे अश्लिष्ट योगात्मक जो है वो कैसी है? प्रत्यय प्रधान है, वहां प्रत्यय की प्रधानता होती है ना। जिसमें अभी ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि तिल तंडोलन न्याय ये किस भाषा का समर्थन करता है? किस भाषा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय प्रधान के लिए, प्रकृति प्रधान के लिए या समास प्रधान भाषा के लिए? किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग? प्रत्यय प्रधान। प्रत्यय प्रधान। प्रत्यय प्रधान भाषा के लिए। ठीक है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा के लिए कह रहे हैं तुर्की भाषा, इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। जो अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग है आपका, इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा तुर्की भाषा है।
इसमें प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अतः जहाँ प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर पाए, समझ लीजिए वो कौन है? अश्लिष्ट का मतलब ही, अश्लिष्ट मतलब एकदम चिपका हुआ, अश्लिष्ट मतलब जो चिपका हुआ ना हो। अर्थात जहाँ पे आप प्रकृति प्रत्यय को पृथक पृथक जान पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं उसको? अश्लिष्ट योगात्मक। बात समझ में आ गई है ना? इसके 4 भाग हम लोग कर लेते हैं। ठीक, कौन कौन से? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। एक बार बोल दीजिए फटाफट से। पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। सबसे पहले भाषा। भाषा को 2 भागों में बांटा, आकृति मूलक और परिवार मूलक। आकृति मूलक को पकड़े, आकृति मूलक के 2 भेद श्लेगल ने किए। कौन से कौन से? बोलो। योगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक में हाँ, अयोगात्मक में चीनी, श्यामी, सुडानी, बर्मी इत्यादि रखी गई। उसके बाद में योगात्मक के 3 भाग किए गए। कौन से कौन से? अश्लिष्ट, श्लिष्ट और श्लिष्ट। अश्लिष्ट सबसे पहले आई, इसको हम लोग प्रत्यय प्रधान भाषा बोलते हैं, है ना? और इसमें तिल तंडुल न्याय का प्रयोग किया जाता है। इसके 4 भाग हमने किए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। इतनी बात हुई है ना अभी तक? जी भैया। यहाँ आंख बंद करके बोले हम, और आप लोगों से बुलवा लेंगे किसी से, देखना याद रखना, जब मन होगा तब तो बोलने के तैयार रहें। जितना जहां तक हो जाएगा पूरा बुलवा लूंगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एकदम याद करने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाते पढ़ाते याद कर जा रहा हूँ तो आप लोग काहे नहीं याद कर रहे हैं? पढ़ने वाला तो और एकदम सन्निहित होकर, एकदम सन्नद्ध होकर के बैठता है जी। चलिए, हाँ, पढ़ाने वाले का तब भी दिमाग इधर उधर 17 जगह चलता है, लेकिन पढ़ने वाले को तो एक जगह चलता है बस, खाली नहीं चलता है। क्यों जी? जी भैया, चलता है। नहीं चलता है? चलता है तब लेकिन हमारा नहीं चलता है। तो गुरुजी पढ़ा रहे हो तब भी वो 3 जगह चलता है दिमाग। एक वहां वर्तमान में जो पाठ चल रहा है वहां, एक जो करके आए वहां, और जो एक करने जाना है वहां चलता है। कि यहाँ से जाके क्या करना है, क्या करके आए थे यहाँ पढ़ने, 3 जगह चलता है। पूर्व योगात्मक में आ जाती है, कह रहे जहां प्रत्यय या संबंध तत्व प्रकृति के पहले लगे। ठीक है, समझ में ये बात? अर्थात प्रत्यय पहले, ठीक है सर, प्रत्यय फिर प्रकृति। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व योगात्मक कह देते हैं। मध्य योगात्मक, जहां प्रत्यय प्रकृति के मध्य में आ जाता है, उसको हम लोग मध्य योगात्मक कह देते हैं। पूर्व योगात्मक में जुलू और काफिर आ जाती हैं। ठीक है, और मध्य योगात्मक में कौन आ जाती है आपकी भैया? समथाली, मुंडा। ठीक है, समझ में आ गई? अंत योगात्मक वही प्रत्यय प्रकृति के अंतिम में जोड़ा जाता है। तो हमारी सबकी भाषाएं कैसी है? प्रत्यय हम लोग अंतिम में ही लगाते हैं ना। ठीक है, तो तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब कैसी में आ जाएंगी? अंत योगात्मक भाषाएं। ठीक है, पूर्वांत योगात्मक जहां प्रकृति पहले भी प्रत्यय जुड़ता है और अंतिम में भी जुड़ जाता है पंडित जी। प्रत्यय इधर भी और प्रत्यय उधर भी, बीच में प्रकृति। समझ गए पंडित जी? है ना? वो कौन है? मफूर। ठीक है, ठीक है भाई साहब। जी भैया। देख लीजिए, पूर्व योगात्मक में जुलू काफिर, मध्य योगात्मक में संथाली और मुंडा, है ना? और अंत योगात्मक में ये जितनी साउथ की लैंग्वेज है और आपकी एक तुर्की को याद रखिए। ठीक है, साउथ की जितनी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वगैरह सब, और तुर्की, है ना, टर्किश। और इसके बाद में फिर पूर्वांत योगात्मक में मफूर आ जाती है। ठीक, श्लिष्ट योगात्मक में आ जाता है 2 नंबर का, इसको हम लोग नीरक्षीर न्याय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नीरक्षीर न्याय। इसमें विभक्तियों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है पंडित जी? विभक्तियों की। अश्लिष्ट में किसकी प्रधानता थी? प्रत्यय की। प्रत्यय की, प्रत्यय के आधार पर चल रही थी। कह रहे इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं, यह संयोग कहलाता है। इस वर्ग में भारूपीय भाषाएं आती है।
सेमेटिक, हेमेटिक आ जाती है। ठीक है, बहुरूपीय भाषा और सेमेटिक हेमेटिक आपकी जिसको सामी आमी बोलते हैं, है ना। ठीक है, और इस वर्ग की भाषाएं ही संसार में सबसे अधिक उन्नत है, विस्तृत है, श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी, सारी की सारी भाषाएं कैसी हैं? ये श्रेष्ठ योगात्मक है। ठीक है सर, योगात्मक है ना, याद रखना। क्लियर है सर? अब ये दो भागों में बांट ली जाती है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, है ना। ठीक है सर, ठीक है भैया। संयोगात्मक और वियोगात्मक के भेद से फिर दो प्रकार हो जाते हैं। तो अंतर्मुखी श्लिष्ट कह रहे अरबी इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है, सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषा इस वर्ग में आ जाती हैं आपकी। उसके बाद संयोगात्मक में और वियोगात्मक दो भेद, अरबी भाषा संयोगात्मक में आती है और हिब्रू भाषा आपके वियोगात्मक में आती है। ठीक है, बहिर्मुखी आ जाती है, बहिर्मुखी में संस्कृत जो है प्रतिनिधि हो जाती है। अन्य जो भाषाएं भारतीय परिवार की संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, ग्रीक, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब भाषाएं इसी वर्ग में आ जाती है आपकी। ठीक है, श्लिष्ट बहिर्मुखी में, है ना। इसके भी दो भेद, संयोगात्मक और वियोगात्मक से। संयोगात्मक में जो है प्रकृति प्रत्यय बाद में लगते हैं, है ना, और प्रकृति प्रत्यय शब्द रूप से प्रकृति प्रत्यय शब्द रूप धातु रूप बन जाता है। ठीक है, तो संयोगात्मक में आपकी संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अवेस्ता आ जाती हैं। वियोगात्मक में कौन आ जाएंगी? हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी वगैरह, है ना। उसके बाद में बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच वगैरह सब किसमें आ जाती है? वियोगात्मक में आ जाती है। ठीक है भाई साहब। उसके बाद आ जाता है प्रश्लिष्ट, ये समास प्रधान होती है। ठीक है भैया, ये कैसी होती है? किसकी प्रधानता होती है? समास की प्रधानता होती है। ठीक है, कह रहे जिनमें प्रकृति प्रत्यय अर्थ तत्व इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनको अलग करना। देखिए, एक तो अश्लिष्ट अलग अलग है, श्लिष्ट मतलब थोड़ा जुड़ा हुआ है, अलग कर सकते हैं, मेहनत करने पे करेंगे तो अलग कर पाएंगे। प्रश्लिष्ट में आप बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना, उनको संभव ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? उदाहरण भी दिए गए। इसको भी दो भागों में, पूर्ण प्रश्लिष्ट और कुछ आंशिक प्रश्लिष्ट होता है। पूर्ण प्रश्लिष्ट में चेराफी भाषा आ जाती है, ठीक है, और आंशिक प्रश्लिष्ट में भाषा आ जाती है। ठीक, बस नाम ही याद रखने हैं, जिनके लिए आपको यहाँ चार्ट आगे दे दिया गया है। चार्ट के आधार पे या तो याद कर लीजिएगा। आप देखिए चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये चार्ट आपको दिया गया है, आप चार्ट के आधार पे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब जी। इससे प्रश्न आता है, एक हर बार आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आशा है। तो क्या मैं ये आशा कर सकता हूँ आपसे? क्यों सर? जी की जा भैया। सकती है आपसे? हाँ, जी भैया। चलो, अब आगे वाला पीडीएफ आपको ये भेजा ही गया, भेजा है ना ये पीडीएफ मैंने? जी भैया जी भेजा। भैया भेजा है। तो इसको आगे पढ़ के आइएगा, आगे पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा स्पीड से चल जाएगा पाठ, है ना, नहीं तो बहुत धीरे लग जाता है उसमें पाठ करने में, थोड़ा स्पीड से चलेगा पाठ फिर, है ना। ठीक है भाई साहब, दधिघृत न्याय भी कहते हैं ना। ठीक है, तो याद रखना इसको, याद रहेगा इतना? क्यों पंडित जी? जी। सब याद रखना इसको। ठीक है, चलो रखें, शाम को इसका वो करा देंगे, देखो पूछ लेंगे कुछ प्रश्न इसमें से टेस्ट के माध्यम से। ठीक, जी भैया। जी